Welcome to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JDB Government Girls College, कोटा। आज का टॉपिक है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट यानी गेहूं में काला कीट रोग। यह रोग गेहूं में पाया जाता है, इसलिए होस्ट क्या होगा? गेहूं यानी ट्रिटिकम वल्गेयर। और इस रोग को उत्पन्न करने वाला पैथोजन है पक्सीनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसाई, जो कि एक कवक है, फंजाई है। और ये जो रोग है इसे सामान्य भाषा में रतुआ रोली रोग भी कहते हैं। और इस रोग का जो प्रकोप है सबसे ज़्यादा फरवरी मार्च में होता है, जबकि साउथ भारत में नवंबर दिसंबर में इस रोग का ज़्यादा प्रकोप होता है। और इस रोग से गेहूं की फसल को अत्यधिक हानि होती है। सिम्टम्स: कीट रोग के जो लक्षण हैं वो सबसे पहले तने पर, फिर पत्तियों में, लीफ शीट पर, बालियों में आदि में भूरे रंग के स्पॉट या पसल के रूप में दिखाई देते हैं। और ये स्पॉट ज़्यादातर तने के ऊपर दिखाई देते हैं, इसलिए इसको ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट भी कहते हैं। शुरू में ये स्पॉट छोटे होते हैं, लेकिन बाद में एक दूसरे से मिलकर ये बड़े घावों या लीजन्स के रूप में दिखाई देते हैं। ये जो स्पॉट होते हैं ये शुरू में एक मेम्ब्रेन से ढके रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका साइज़ बढ़ता है एपिडर्मिस फट जाती है और ये स्पोर्ट जो हैं वो चूर्ण की भांति हवा में बिखर जाते हैं। इन स्पोर्ट या पसल्स को यूरिडोपसल्स भी कहते हैं, जिनमें अनेक यूरिडोस्पोर्स पाए जाते हैं। यूरिडोस्पोर्स के बाद इसमें जो नेक्स्ट स्पोर्स बनते हैं वो होते हैं टीलियोस्पोर्स। और इन टीलियोस्पोर्स के कारण जो पसल्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं टीलियोपसल्स। ये काले रंग के टीलियोस्पोर से बनते हैं, टीलियोपसल्स, जिससे जो स्पोर्ट है या पसल है वो भी काले रंग का दिखाई देता है और बाद में ये भूरा और सूखकर ब्रिटल हो जाता है। तो मेनली गेहूं पर जो सिम्टम्स होंगे वो यूरिडोपसल्स और टीलियोपसल्स के कारण दिखाई देते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है इसका वो है पक्सीनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसाई। यह हिटोशियस फंगस है या हिटोशियस पैरासाइट है, क्योंकि ये 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। और ये 2 होस्ट हैं व्हीट प्लांट यानी गेहूं का पौधा और बरबेरी प्लांट या महोनिया। तो इस प्रकार से पक्सीनिया के 2 होस्ट हैं। प्राइमरी होस्ट इसका गेहूं या व्हीट है और वैकल्पिक होस्ट या ऑल्टरनेट होस्ट बरबेरी है। व्हीट में जो माइसिलियम पाया जाता है पक्सीनिया का वो डाइकैरियोटिक माइसिलियम होता है यानी द्विकेंद्रकीय माइसिलियम होता है, जबकि बरबेरी में जो माइसिलियम पाया जाता है पक्सीनिया का वो एक केंद्रकीय या मोनोकैरियोटिक होता है। पक्सीनिया का जो माइसिलियम है वो बहुरूपी होता है, क्योंकि ये कई सारे टोटल 5 प्रकार के स्पोर्स बनाता है। और ये हिटोशियस है क्योंकि इसके 2 होस्ट होते हैं। और इसका जो माइसिलियम है वो अंतराकोशिक होता है और चूषकांक के द्वारा ये गेहूं जो कि होस्ट है उसकी सेल से ये भोजन अवशोषित करते हैं। और इस माइसिलियम से यूरिडोस्पोर्स बनते हैं प्रारंभ में, और वातावरण गर्म होने पर बनते हैं टेलुटोस्पोर्स। तो इस प्रकार से पक्सीनिया जो है अपनी लाइफ साइकिल वो 5 प्रकार के स्पोर्स बनाकर पूरी करता है: यूरिडोस्पोर, टेलुटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, पिक्निडियोस्पोर्स एंड एसिडियोस्पोर्स। यूरिडोस्पोर्स और टेलुटोस्पोर जो हैं वो गेहूं पर बनते हैं, जबकि जो बेसिडियोस्पोर्स हैं उनका निर्माण वो हवा में या सॉइल में बाद में बिखर जाते हैं टीलियोस्पोर से, और फिर ये बरबेरी पौधे को इन्फेक्ट करते हैं।
तो उसके बाद जो पिक्निडोस्पोर अवस्था आएगी और एसिडियोस्पोर्स आएगी वो पाई जाती है बरबेरी प्लांट में। एपिडेमियोलॉजी ऑफ दिस डिजीज़, स्टेम रस्ट जो है वो अत्यधिक कब फैलेगा ये रोग, जब टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हो और लीव्स ह्यूमिडिटी हो और लीव्स पे जो है रेन या नमी या ओस की बूंदें पाई जाएं। और यह रोग जो है नॉर्थ इंडिया में मार्च अप्रैल में अत्यधिक फैलता है, जबकि साउथ में ये नवंबर दिसंबर में अत्यधिक उग्र रूप से फैलता है। एशियोस्पोर्स और यूरिडियोस्पोर जो हैं इनको जर्मिनेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और जो भी इन्फेक्शन होगा गेहूं में या बरबेरी में, दोनों में ही इन्फेक्शन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होगा, यानी जो स्पोर्स हैं वो स्टोमेटा या रंध्रों के द्वारा होस्ट में प्रवेश करते हैं। पैथोजन जो है पक्सीनिया ग्रेमिनिस, जो पैथोजन है वो किस तरह से सर्वाइव करता है, जीवित रहता है। तो स्टेम रस्ट कॉज करने वाला जो पक्सीनिया है ये मुख्य रूप से टीलियोस्पोर्स के रूप में अब सर्वाइव करता है, और जो एशियोस्पोर्स हैं वो मुख्य संक्रमण के मुख्य स्रोत के रूप में काम करते हैं। और इसके अलावा ये माइसीलम व यूरिडियोस्पोर्स के रूप में पाए जाते हैं। जो यूरिडीनिया है या यूरिडियोस्पोर्स हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और कुछ केसेस में जो माइसीलम है वो डॉर्मेंट अवस्था में रह के भी सर्वाइव कर सकता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनोकुलम ऑफ व्हीट स्टेम रस्ट। तो आप देख रहे हो कि जो यूरिडियोस्पोर्स हैं वो हवा के द्वारा होस्ट प्लांट को यानी गेहूं को इन्फेक्ट करते हैं और रस्टी अपीयरेंस दर्शाते हैं। मोड ऑफ स्प्रेड, प्राइमरी जो स्प्रेड है या रोग का जो फैलाव है वो यूरिडियोनियोस्पोरस और एशियोस्पोर से फैलता है और वायु के द्वारा फैलता है। तो प्राइमरी स्प्रेड जो भी होगा वो यूरिडियोस्पोर्स और एशियोस्पोर्स के द्वारा होगा। सेकेंडरी जो स्प्रेड है वो उसके लिए ज़रूरी है कि नमी हो वातावरण में या रेन हो, और टीलियोस्पोर्स जो है वो स्ट्रॉ या जो सूखे हुए जो पौधे होते हैं गेहूं के उनमें ये सर्वाइव करते हैं। अगर हम डिजीज़ साइकिल की स्टडी करें पक्सीनिया में, तो पक्सीनिया की जो डिजीज़ साइकिल है वो पक्सीनिया की 5 स्पोर स्टेज में पूर्ण होती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो स्टेज आती है पक्सीनिया में स्पोर्स की वो है यूरिडोस्पोर स्टेज। यूरिडोस्पोर्स जो होंगे वो माइसीलियम के द्वारा बनते हैं। माइसीलियम से यूरिडोस्पोर्स उत्पन्न होंगे। ये स्पोर्स जो है एक कोशिकीय होते हैं, मोटी भित्ति युक्त होते हैं, और इनमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं जो कि अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं। फिर ये यूरिडोस्पोर्स जो है अंकुरित होंगे और ये अन्य हेल्दी प्लांट गेहूं के या उसी सेम प्लांट के हेल्दी पार्ट को भी ये इन्फेक्ट करते हैं। यूरिडोस्पोर्स जो है जम ट्यूब बनाते हैं और फिर ये जम ट्यूब से ये एप्रिसोरिया नामक स्ट्रक्चर बनेगा, यानी वो जो होस्टोरिया है वो थोड़ा सा ब्रांचिंग हो पाई जाती है उसमें, तो वो एप्रिसोरिया कहलाती है। और इसी एप्रिसोरिया के द्वारा ये गेहूं के रंध्रों से होते हुए उसके पत्ती में, तनों में, इन सब में फैल जाते हैं। यूरिडोस्पोर्स के बाद जो सेकंड अवस्था आती है गेहूं में ही वो होती है टेलिटोस्पोर स्टेज। ये कब बनते हैं? जब वातावरण थोड़ा गर्म हो जाए तो यूरिडोस्पोर्स के स्थान पर टेलिटोस्पोर्स का निर्माण होता है। टेलिटोस्पोर जो है स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है, द्विकोशिकीय है और स्पिंडल शेप्ड है।
और इसकी भित्ति थिक होती है काफ़ी, और प्रत्येक 2 कोशी की है तो हर कोशी में जो है द्विगुणित केंद्रक होगा। और ये जो टीलियोस्पोर्स होते हैं या टेलुटोस्पोर्स होते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उसमें ये नष्ट भी हो जाते हैं, और जैसे ही वातावरण थोड़ा ठंडा होता है तो ये पुनः अंकुरित होकर माइसीलियम बनाते हैं। टेलुटोस्पोर्स जो है अंकुरण के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसे कहेंगे बेसिडियम, और इसका जो केंद्रक है उसमें मियोटिक डिवीज़न होगा, जिस जिस प्रत्येक कोशिका में द्विगुणित केंद्रक होता है। इस द्विगुणित केंद्रक में मियोटिक डिवीज़न होगा जिससे 4 केंद्रक बनेंगे, और इन 4 केंद्रकों से आगे जाकर 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। तो ये इन 4 बेसिडियोस्पोर्स में से 2 प्लस स्ट्रेन के होते हैं और 2 माइनस स्ट्रेन के होते हैं। अब ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं ये पुनः गेहूं को इन्फेक्ट नहीं करते, ये अब अपना दूसरा होस्ट जो कि बर्बेरी प्लांट हो सकता है या महोनिया प्लांट हो सकता है उसको इन्फेक्ट करते हैं। तो उपयुक्त नमी होने पर ये बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट होकर जनन नलिका बनाएंगे और होस्ट में प्रवेश करके माइसीलियम बनाएंगे। उसके बाद जो माइसीलियम है वो पत्ती की ऊपरी सतह पर एक संरचना बनाता है जिसे कहते हैं पिक्नियम, और इस पिक्नियम की जो हाइमीनियम लेयर होती है उससे कई सारे पिक्नियोस्पोर्स या पिक्निडियोस्पोर्स बनते हैं। पिक्नियम के मुख पर कई सारे रिसेप्टिव हाइफी होते हैं, और जो पिक्नियोस्पोर्स होते हैं ये मकरंद के साथ उस ओस्टियोल से बाहर निकलेंगे और इंसेक्ट्स के द्वारा ये विपरीत स्ट्रेन से के पास पहुंचेंगे। पिक्नियोस्पोर्स का जो न्यूक्लियस है वो रिसेप्टिव हाइफा में प्रवेश करेगा और जो यूनि न्यूक्लिएट माइसीलियम है उसको डाइकैरियोटिक माइसीलियम में बदल देता है। इसके बाद ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है पत्ती की लोअर सतह पर एक कपनुमा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं एसिडियम, और इस एसिडियम में ही एसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ये एसिडियोस्पोर्स जो होते हैं बेसिपिटल या तलाभिसारी क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, और प्रत्येक एसिडियोस्पोर्स या एशियोस्पोर्स के बीच में डिसजंक्टर सेल पाई जाती है। जब ये इन स्पोर्स की संख्या बढ़ जाती है तो एपिडर्मिस फट जाती है होस्ट प्लांट की, और एशियोस्पोर्स जो हैं वो हवा में फैल जाते हैं। एशियोस्पोर्स जो होते हैं ये भी डाइकैरियोटिक होते हैं, इनका साइज 16 से 26 माइक्रोन होता है, और ये हवा में फैल के पुनः गेहूं के पौधे पर पहुंचते हैं, और ये केवल गेहूं के पौधे को ही इन्फेक्ट करते हैं और वहाँ पर जर्म ट्यूब द्वारा अंकुरित होते हैं, और गेहूं के पत्तियों में स्टोमेटा के द्वारा ये प्रवेश करते हैं और डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं। इसी फिर वापस से गेहूं में डाइकैरियोटिक माइसीलियम से पुनः यूरिडोस्पोर्स का निर्माण होना शुरू होता है। तो इस प्रकार से पक्सीनिया जो फंजाई है वो 5 स्पोर अवस्था में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है, जिसमें से यूरिडोस्पोर और टेलुटोस्पोर जो है वो गेहूं में पाए जाते हैं, और बेसिडियोस्पोर्स अवस्था जो है वो सॉइल में स्थित होती है, और पिक्निडियोस्पोर्स और एशियोस्पोर्स ये दोनों स्पोर्स अवस्था बर्बेरी प्लांट में पाई जाती है। नाउ कंट्रोल मेजर्स कि जो पादप रोग है उसका नियंत्रण किस तरह से किया जाता है। सबसे पहला मेथड है इरेडिकेशन एंड सैनिटेशन। जिस स्थान पर ये रस्ट पैथोजन पाया जाता है होस्ट पर यानी गेहूं पर, तो वहाँ पर उस होस्ट प्लांट को हटा दिया जाए, जो भी संक्रमित पौधे हैं गेहूं के उनको हटा दिया जाए। दूसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी मिश्रित फसल उगाई जाए, यानी गेहूं की फसल के साथ कई अन्य फसल जैसे सरसों आदि बोई जाती है तो रोग का प्रभाव जो है कुछ हद तक कम हो जाता है। तीसरा है केमिकल मेथड। इसके अंदर कई सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके, जैसे सल्फ़र डस्ट, नेबैम, जिंक सल्फेट एट 14 डेज इंटरवल, कुछ एंटीबायोटिक्स, डायथेन जिसमें M45 फंजीसाइड्स, जिनेफ फंजीसाइड्स, सिस्टेमिक फंजीसाइड, ये सब यूज़ किए जाते हैं। जिनेफ फंजीसाइड से ज़्यादा इफ़ेक्टिव
डाइथेन M45 होता है। इसके अलावा डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग किया जाए। तो कई सारी रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, जैसे NI46, 284AS, 345 एंड 917। ये सब जो हैं रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी हैं, यानी इन गेहूं की वैरायटीज़ में रस्ट रोगों के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है। इसके अलावा भी गेहूं की अन्य वैरायटी हैं, जैसे कि लरमा रोजो, सफ़ेद लरमा और कल्याण सोना, सोनालिका। ये सारी वैरायटी भी ब्लैक स्टेम रस्ट के लिए प्रतिरोधी होती हैं। इस प्रकार कई सारे कंट्रोल मेजर्स का प्रयोग करके हम ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। So this is all about black stem rust of wheat. Thank you.